नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार की राजनीति से। क्या बिहार में एनडीए का कुनबा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है एनडीए के कुनबे में, और बिहार में 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, 16 सीटों पर जेडीयू लड़ने जा रही है। चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा और मांझी को एक एक सीट दी गई है, लेकिन एक नाम जो चर्चाओं में है, एक नाम जो इसमें बहुत ज्यादा उनकी चर्चा हो रही है, वो नाम है पशुपति पारस। उनको कोई भी सीट एनडीए की तरफ से नहीं दी गई है। पशुपति पारस दे चुके हैं अलग होने के संकेत। ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी भी 3 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक सीट देकर उनको साइड किया गया है। इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं क्या पशुपति पारस? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी पर बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मयंक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मयंक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पत्रकार है। मयंक जी, स्वागत है आपका। चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रकांत पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, आपका भी स्वागत है। इस खबर का विश्लेषण कैसे किया जाए? अंदर खाने से क्या खबर आ रही है? चंद्रकांत, जल्दी से बताइए। देखिए, बिहार से ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। बिहार में सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन जिस बात की आशंका पिछले 2-3 दिनों से हम लोग लगातार जता रहे थे कि पशुपति पारस को एनडीए में कुछ नहीं मिलने वाला, और आज उस खबर पर मुहर लगी है। विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि जेडीयू की कोटे की एक सीट कम कर दी गई है और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं। आपको याद होगा कि चिराग पासवान और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने ट्वीट किया था कि हमारी सीट शेयरिंग हो गई है, समय आने पर सूचित किया जाएगा। उस समय जब हमारे पत्रकार ने भी चिराग पासवान से यह सवाल पूछा कि पशुपति पारस का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आज जब ये सीट शेयरिंग हो गई, उसके बाद चिराग पासवान का कहना है कि पशुपति पारस ने कभी भी मुझको अपने बेटे की तरह नहीं माना। और अब जो सीट शेयरिंग हुई है उसमें क्या हुआ कि 5 सीटें चिराग को मिली और एक एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दी गई। जबकि जीतन राम मांझी, हम पशुपति पारस पे भी बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी 3 सीटें मांग रहे थे, और जिस दिन यह खबर आई कि जीतन राम मांझी को 1 सीट मिलेगी, मांझी नाराज हो गए। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भागे भागे जीतन राम मांझी के घर पहुंचे और जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिशें हुई, लेकिन पशुपति पारस ने खुला ऐलान कर दिया था। उनका यह बयान भी मौजूद है। उन्होंने ये कहा था कि मेरे सामने सारे ऑप्शन खुले हैं, हमारे कोई दरवाजे बंद नहीं है। इसका क्या संकेत है? जो दरवाजे खुले, इसका क्या संकेत है बिहार की राजनीति में? सीधा बिल्कुल सीधा संकेत है। देखिए अनुज जी, बिहार और झारखंड को मैंने लंबे वक्त तक देखा है, तकरीबन 2.5-3 साल में वहां की राजनीति को करीब से समझा है। सीधा संकेत कि इंडिया अलायंस के संपर्क में होंगे पशुपति पारस, क्योंकि देखिए लड़ाई कहां पर थी। लड़ाई थी हाजीपुर की सीट को लेकर। हाजीपुर में रामविलास पासवान की परंपरागत सीट थी। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं उनका बेटा हूं, इसलिए दावा मेरा बनता है। तो पशुपति पारस का कहना है कि रामविलास पासवान ने खुद ये सीट मुझको दी थी, इसलिए हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। देखिए, चिराग पासवान जमुई के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान की इस बार इच्छा क्या है? चिराग पासवान की इच्छा है कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़े और जमुई की सीट से उनकी मां यानी कि रीना पासवान चुनाव लड़े, और इसीलिए वो सीट शेयरिंग की ये मांग कर रहे थे। अब देखिए गणित कहां पे फंसा है। गणित ये फंसा है कि पासवान बिरादरी का जो वोट बिहार में है वो तकरीबन 5.5% है, और बीजेपी इस वोट को खोना नहीं चाहती। बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे कराया था उसके मुताबिक बिहार में ये जो वोट है ये पशुपति पारस से ज्यादा चिराग पासवान के साथ खड़ा बीजेपी को नजर आता है, और इसीलिए बीजेपी ने सीट शेयरिंग की है। लेकिन आप देखिए जेडीयू कोटे की एक सीट घटा दी गई, क्योंकि खबर पहले ये थी कि चिराग को सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें दी जाएंगी। लेकिन अब देखिए चिराग ने दबाव किस स्तर का बनाया कि पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला और चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई। जेडीयू की 1 सीट कम कर दी गई, मांझी को 1 सीट पे संतुष्ट किया गया, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट पे संतुष्ट किया गया।
नहीं, अब देखिए पशुपति पारस के लिए यह भी खबर निकल कर आ रही थी कि अलग अलग ऑफर किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। राज्यपाल जी बनाने की भी बात निकल कर आई, मंत्रिमंडल में शामिल कराने की बात निकल कर आई। देखिए, मैं आपसे इसी बात पे आ रहा था, मंत्रिमंडल हाँ, में मयंक शामिल भाई आ रहा कराने हूं की, इसके बाद में आपके पास। हाँ मंत्रिमंडल में शामिल कराने की बात आई, लेकिन वो तो हुआ नहीं भाई। प्रिंस राज की हाँ बात चल रही थी, और प्रिंस हाँ राज की बात क्यों चल रही थी? क्योंकि सीट छुड़वानी थी उनको, हाँ सीट छुड़वानी थी। प्रिंस राज मौजूदा सांसद है भाई, उनकी हाँ सीट छुड़वानी थी। अब उनको तो लिया नहीं मंत्रिमंडल में। फिर आपने कहा कि राज्यसभा चुनाव में देखेंगे, तो राज्यसभा चुनाव भी हाल फिलहाल तो होना नहीं है। फिर आपने कहा कि राज्यपाल बना देंगे। मतलब एन केन प्रकार किसी तरह से पशुपति पारस को रोकने की कोशिश थी। लेकिन हाँ पशुपति पारस कह रहे हैं कि भाई हम तो राजनीति के लोग हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगे, हम अपने सांसदों को क्या जवाब देंगे? आप हमको सीट शेयरिंग में सम्मान दीजिए। और पशुपति पारस लगातार इस बात को कह रहे थे कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती, जब तक सूची नहीं जारी हो जाती, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर हमारा सम्मान नहीं किया गया, अगर मेरा अपमान किया गया, तो मेरे सामने सारे दरवाजे खुले हैं, सारे विकल्प खुले हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि लोजपा आर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके मुखिया चिराग पासवान है, जमुई के सांसद है, उनको जो सीटें दी गई हैं उसमें हाजीपुर है, वैशाली है, समस्तीपुर है, खगड़िया है और जमुई है। अब चिराग मांग रहे थे, नवादा भी मांग रहे थे। चिराग तो नवादा भी मांग रहे थे, चिराग को नवादा नहीं मिली, तो यहां पर नवादा उनसे ले ली गई। गोपालगंज उनको नहीं मिली, उनको जो सीटें दी गई वो ये सीटें हैं। अब बाकी अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताना चाहूं कि जेडीयू कहां कहां से लड़ेगी, तो जेडीयू की सीटें मैं आपको बता देता हूं। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, हाँ पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, हाँ भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। यानी नालंदा और गोपालगंज, जिन दोनों सीटों पर दावा कर रहे थे चिराग पासवान, वो दोनों सीटें जेडीयू को दे दी गई। हाँ ऐसा नहीं कि चिराग पासवान बहुत संतुष्ट होकर के आए हैं, लेकिन अब चिराग के सामने ये मजबूरी थी। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अगर अगर पशुपति पारस और चिराग पासवान में अगर चिराग को 3 सीटें दी जाती, पारस को 2 सीटें दी जाती, तब भी दोनों संतुष्ट हो जाते। लेकिन यहां तो पशुपति पारस का खुला अपमान कर दिया गया है। पशुपति पारस को एक तरीके से कह दिया गया है कि दरवाजा खुला है और आप बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे में पशुपति पारस शांति से बैठेंगे, चुप बैठेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और बड़ी खबर बता देता हूं आपको कि पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। ठीक है ठीक है, रहिए हैं। रहिए रहिए चंद्रकांत, आप हमारे साथ मयंक के पास चलेंगे। मयंक का ये तो पशुपति पारस की बात हो गई, जीतन राम मांझी को लेकर क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या यहां पर किसी तरह का मनमुटाव देखने को मिल रहा है? एक सीट मात्र दी गई है एनडीए में उनको। देखिए, जीतन राम मांझी पहले से ही कह रहे थे कि उनको चाहे बिहार कैबिनेट में हो, वहाँ पे भी उनको तवज्जो दी गई। अब बात आती है उनको लोकसभा सीट की। वो 2 लोकसभा सीट के लिए बार-बार कह रहे थे कि हमें 2 दी जाए, लेकिन उनको 1 मिली है। अब ये देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। यानी उनका अब बयान आता है, तब साफ पता चलेगा कि वो संतुष्ट हैं कि साथ में पार्टी के हैं। लेकिन अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है, जब से सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 1 घंटे हो गए इन सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है पशुपत पारस की, देखिए हमें याद है कि 2021 में रामविलास पासवान जी के जाने के बाद ये पार्टी टूट गई थी। चिराग पासवान की 2 पार्टियां, जी 2 धड़ा बन गया 2021 में, जिसमें पशुपत पारस ने अपनी पार्टी बनाई। उसके उनके साथ 5 सांसद चले गए थे। जो चिराग पासवान सिर्फ अपनी जमुई की जो सीट है लोकसभा से, वहां से सांसद थे। ऐसे में वो और बीजेपी ने ये चीज रखी कि दोनों को बिहार में एनडीए का जो था, यहाँ पर देखने को मिला कि खुद चिराग पासवान भी और पशुपति पारस दोनों एनडीए का हिस्सा रहे। लेकिन अब बात आई 3 दिन पहले, हमें आपको याद है कि उन्होंने पशुपत पारस को ये लगा कि बीजेपी हमें किनारा कर रही है, साइड कर रही है, तो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर हमें सही सम्मान और सही जगह नहीं मिली तो हम पार्टी त्याग देंगे। और आज वही दिखा कि हमें पांचों की पांचों सीटें जो चिराग पासवान के खाते में चली गई हैं। तो ऐसे में जो पशुपत पारस का उनका नाराज होना लाजमी है, क्योंकि देखिए दोनों दोनों जो चिराग पासवान है और पशुपत पारस, दोनों का गुट एक ही है। जो 5 लोकसभा सीटें हैं, वैशाली है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, खगड़िया है और जमुई है। इसी पे दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, यानी दोनों एक दूसरे के वोटर वहीं पे हैं, वहीं पे दोनों का सबसे ज्यादा वोट है। तो लड़ेंगे तो अब वहीं पे लड़ेंगे। तो अब अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं मयंक अनुज भाई जी, ना। अब नहीं अब अनुज जी, आगे की, एक चीज और हाँ है। एक हाँ चीज और है बताइए। उसमें कि देखिए अगर ये सीट पे लड़ेंगे तो अगर पशुपत पारस, आप देखिए बगावत करेंगे, पशुपत पारस के सामने अब खुला रास्ता है, वो मंत्री पद त्याग देंगे। अभी भी खबर आई है, लगातार खबरें हैं, ये भी खबर में है कि उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से बात की है फोन पे, और आज या कल में हो सकता है अपना वो
इस्तीफा भेज दें। अब इस्तीफा भेजने के बाद क्या करेंगे? वो चिराग पासवान से तो करेंगे नहीं, वो फिर तेजस्वी के पास जाएँगे। ऐसे में जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जिसे कहा जा रहा है, वो और मजबूत हो सकता है। अगर वो उन 5 सीटों पर फाइट करेंगे जहाँ पर चिराग लड़ रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं कि अगर वो गठबंधन के साथ, तो उनकी डबल पावर हो जाएगी। ऐसे में एनडीए के लिए वो 5 सीटें बहुत मुश्किल हो जाएँगी जीतना। वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई, और चिराग के लिए भी मुसीबत होगी। लेकिन सबसे बड़ा दांव जो है वो अब देखना होगा इस मामले में कि तेजस्वी अगर साथ ले लेते हैं पारस को, मैं तब ये इसी पर पूरा आ रहा गेम था मयंक पलट भाई, जाएगा। आप अब मैं इसी पर आ रहा था। अब आगे बढ़ते हैं ना चंद्रकांत, अब तो आगे की तस्वीर देखते हैं ना। राजनीति है, राजनीति में संदेश और संकेत उसी पर चलती है राजनीति, और यहां तो वो संदेश और संकेत मिलने लगे हैं। तो चंद्रकांत, अब आगे की राजनीति के बारे में जरा आप हमें समझाइए। अब अगर यहां पर पशुपति पारस इंडिया की तरफ आते, तो यहां पर अब बॉल किसके पाले में है? क्या तेजस्वी यादव के पाले में ये बॉल दिखाई दे रही है? अब खेल करना है तो उनको करना है, या फिर अपने पाले में लाना है तो उनको कैसे लाना है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अगर वो आते हैं इंडिया के साथ, तो कितना असर बिहार की राजनीति में डालेंगे, इंपैक्ट डालेंगे? देखिए, इस बात पर आने से पहले मैं आपको एक जानकारी, एक खबर और दे दूं कि चिराग पासवान के साथ जैसे ही सीट शेयरिंग और ये सारी चीजें उस दिन फाइनल हुई, तो पशुपति पारस गुट के 2 सांसद महबूब अली कैसर और वीणा देवी, ये दोनों पारस की मीटिंग में नहीं पहुंचे, और ये दोनों जाकर के चिराग पासवान से मुलाकात करके आए। पशुपति पारस भी सारी स्थिति को समझ रहे हैं। अब पशुपति पारस अगर मान लीजिए एनडीए में रुकते हैं, अगर वो एनडीए में रुकते हैं, तो पहली बात उनको बीजेपी की हर बात माननी पड़ेगी। पहली बात, जो बीजेपी कहेगी वो उनको करना पड़ेगा। बीजेपी अगर उनसे कहेगी कि आपको चिराग पासवान के लिए प्रचार करना है, तो पारस की मजबूरी है कि उनको प्रचार करना पड़ेगा। पशुपति पारस हाजीपुर की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए, पारस चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हो या कुछ भी रहे हो, अभी उनका कद इतना कद्दावर नेताओं वाला नहीं है कि वो किसी दूसरी सीट पर जाकर चुनाव लड़े और वहां से चुनाव जीत जाए। बीजेपी ने उनके सामने एक ऑप्शन और रखा है कि भाई अगर हाजीपुर की सीट आप छोड़ दीजिए, तो हम आपको समस्तीपुर से चुनाव लड़ा सकते हैं। समस्तीपुर में एलजेपी पिछली बार चुनाव जीती है, प्रिंस राज वहां के सांसद हैं। प्रिंस राज रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, रामचंद्र पासवान रामविलास के दूसरे भाई हैं, तो वो सीट हम आपको दे सकते हैं। लेकिन पारस वहां के लिए तो तैयार होंगे नहीं। पारस क्या मांग रहे हैं? पारस तो मांग रहे हैं हाजीपुर, कि भैया हाजीपुर दे दो हमको। नहीं दोगे। अब यहां पर जो सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, वो है लालू प्रसाद एंड फैमिली की। अगर लालू प्रसाद फैमिली पारस को अपने साथ ले आती है, देखिए 3 से 4 सीटें देने में कोई दिक्कत नहीं है तेजस्वी यादव को, दे देंगे बड़ी आसानी से। ले लीजिए भाई, 3 से 4 सीटें ले लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कहां पे है कि 3 से 4 सीटों में पशुपति पारस को संतोष करना पड़ेगा। अब इससे ऊपर उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जरूरत आपकी है। अब तेजस्वी या लालू प्रसाद की जरूरत नहीं है। तो या तो पारस जी ये कर ले, या पशुपति पारस बीजेपी के आश्वासन में आ जाए कि ठीक है कुछ नहीं करेंगे, बने रहेंगे चुनाव तक और राज्यसभा चले जाएंगे, फिर राज्यपाल बन जाएंगे। ये एक ऑप्शन है। लेकिन जब राजनीति में ये जिद हो जाए कि इस सीट से चुनाव लड़ना है, इस सीट से चुनाव लड़ना है मतलब लड़ना है, और पशुपति पारस उसी जिद की स्थिति में है इस समय, तो मुझे नहीं लगता। चंद्रकांत, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर तेजस्वी लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश भर में। जो लोग विपक्ष के गठबंधन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बिहार से एक बड़ा मैसेज जाएगा कि यहां पर तेजस्वी यादव ने खेल कर दिया है। देखिए, सिर्फ अनुज जी, सिर्फ मैसेज ही नहीं जाएगा, बात उसमें यह भी है कि बिहार में जो 5.5 जिस वोट की हम और आप बात कर रहे हैं, रामविलास पासवान वाले वोट की, वो है तो पारस का भी। पारस भी तो उसी जाति से आते हैं, और बिहार में यादव तकरीबन 15% है। तकरीबन 15% यादव है। उसमें जब पासवान यानी कि इनका पशुपति पारस का वोट जुड़ जाएगा, तो वो भी तो प्लस करेगा ना अनुज जी। भरत भाई आ गए हमारे साथ। भरत भाई, देखिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्वागत है आपका। बहुत बड़ी खबर निकलकर आ रही है भरत भाई बिहार की राजनीति से, और यहां पर कहा जा रहा है एनडीए के कुनबे में टूट हो सकती है। पशुपति पारस जो है, उन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उनको एक भी सीट नहीं दी गई है, सीटों का यहां पर बंटवारा हो गया। कैसे देखा जाए, कैसे विश्लेषण करेंगे इसका? जी अनुज जी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरा वक्त इस समय चल रहा है।
बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी को सारी सीटें चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी चाहिए और महाराष्ट्र में भी चाहिए, झारखंड में भी चाहिए, एमपी में भी चाहिए, तभी पिछला प्रदर्शन दोहरा सकते हैं। देखिए अब मोदी जी 400 का सपना बेच रहे हैं कि 400 सीटें चाहिए, और 400 सीटें अगर चाहिए तो फिर बिहार चाहिए, और बिहार भारतीय जनता पार्टी के पास जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कल ही तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया है, मुंबई में खड़े होकर उन्होंने कहा है कि गोदी मीडिया कुछ भी दिखाए, गोदी मीडिया कुछ भी बताए, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों की तरह इस चुनाव में भी हम बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। और पारस जो उनके चाचा जी हैं, पासवान जी के चाचा जी जो हैं, पशुपति पारस, हाँ। पशुपति पारस जी, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने देखिए ऑप्शन दो थे। ये दो ऑप्शन थे कि या तो उन्हीं 5 सीटों में बंटवारा कर लें पशुपति पारस और वो, क्योंकि पिछली बार जो सीटें जीते थे वो सीटें थी 6 सीटें इनके पिताजी जीते थे, रामविलास पासवान। तो उन 6 सीटों में 5 सीटें मांग रहे थे उनके बेटे चिराग पासवान और उनके भाई मांग रहे थे 5 सीटें। अब भारतीय जनता पार्टी को भविष्य देखना था कि भविष्य किसके साथ है। रामविलास पासवान के पुत्र के साथ जाएंगे तो भविष्य है, या फिर उनके चाचा के साथ जाएंगे तो भविष्य है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत ये भी थी कि एक मयान में दो तलवारें भी नहीं रह सकती थी, या तो पारस जी रह सकते थे या तो फिर उनके उनके भतीजे जी रह सकते थे, दो में से एक ही लोग रह सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ज्यादा हाँ हुजूरी करने वाले, खुद को अपना हनुमान बताने वाले, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो दो सुप्रीम लीडर हैं उनके आगे पीछे रहने वाले पासवान जी के सुपुत्र को अपनी तरफ करने का ऑप्शन अपनाया। अब मसला ये है कि पशुपति पारस क्या करेंगे, तो इसका जवाब ये है कि या तो पशुपति पारस अकेले लड़े, अकेले लड़ने का कोई मतलब नहीं है आज की तारीख में बिहार के भीतर, या तो आप एनडीए के साथ लड़िए या तो आप एनडीए के खिलाफ जो मोर्चा इंडिया गठबंधन का बना है उसके साथ लड़िए। तो अभी यहां देखा यह भी जा रहा है कि सिर्फ पशुपति पारस नहीं है, उनके साथ में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी किधर जाएंगे, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, वो स्थिति भी अभी क्लियर नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की स्थिति भारतीय जनता पार्टी इतने दिन में क्लियर कर पाई है। अब पारस कहां जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कहां जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन महाराष्ट्र में जी हाँ, जीतन राम मांझी को एक सीट दी है। पहले हम इस पर चर्चा कर ले भरत भाई आपसे डिटेल में, क्योंकि दर्शक सुनना चाहते हैं आपका विश्लेषण। जीतन राम मांझी एक सीट दी गई है, जो कि 2 से 3 सीटें मांग रहे थे। कहा यह जा रहा है अंदर खाने से, खबर यह भी है कि उनके मन में भी अभी असमंजस है, नाराजगी है कहीं ना कहीं। अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, राजनीति में इतनी जल्दी आता भी नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मनमुटाव है। इसको कैसे देखा जाए? नहीं, जीतन राम मांझी के भीतर मनमुटाव है, लेकिन जीतन राम मांझी जो हैं राजनीति में रीढ़ विहीन नेताओं में उनकी गिनती होती है। जीतन राम मांझी इतनी जल्दी तेजस्वी यादव के साथ जाने में देखिए दम चाहिए आज की तारीख में, जब सब चीजें अनुज जी ओपन है, एवरीथिंग इज ओपन। आप देख लीजिए कि ईडी पहले छापा मारती है, फिर कंपनी चंदा देती है, या कंपनी जो चंदा देती है उसके बाद कंपनी को ठेका मिलता है, तो हर चीज ओपन है। मुखौटा सामने कुछ और है, पीछे क्या क्या हो रहा है वो देश देख रहा है, दुनिया देख रही है क्या क्या हो रहा है। तो जीतन राम मांझी को ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर एक सीट के साथ संतोष नहीं किया तो जो उनका बेटा मंत्री है सरकार में वो मंत्री पद भी जाएगा, और बिल्कुल जो सरकार है नीतीश कुमार की सरकार से उनका बेटा निकाला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, तेजस्वी यादव के साथ जाने की अगर हिम्मत दिखाते हैं, कुवत दिखाते हैं, तो फिर छापों के लिए ईडी, आईडी, इनकम टैक्स वगैरह सारी कंपनियों के लिए फिर एक मेंटली प्रिपरेशन रखें कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन के साथ ऐसा हो सकता है, अगर झारखंड के भीतर जो एक कांग्रेस की सांसद थी गीता कोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकती हैं। कल राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से अरुण जेटली जी जब जीवित थे तो राहुल गांधी ने कहा कि अरुण जेटली जी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि लैंड फॉर एक्विजिशन वाला जो बिल है, इस वाले मसले पर, भूमि अधिग्रहण वाले पर आप जो है खामोश रहिए, आप चुप रहिए, इतना ज्यादा मत बोलिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि इतना क्यों, मैं तो बोलूंगा। तो उन्होंने कहा तो हमें आपके खिलाफ फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी।
आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, कानूनी कार्रवाई आपके साथ हो सकती है। तो राहुल गांधी ने कहा मैं पीछे नहीं हटा। फिर एक अफसर आया, उन्होंने कल एक मुंबई में खड़े होकर मंच से सार्वजनिक तौर पर ये पहली बार घोषणा की और सार्वजनिक तौर पर पहली बार ये बताया मुंबई से कि किस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब कंपनीज का दुरुपयोग होता है। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास एक ऑफिसर आया, उस ऑफिसर ने कहा कि राहुल जी, वो उस ऑफिसर की कहानी बताई जिस ऑफिसर ने 50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ की अरुण जेटली की इस बातचीत के बाद। जब उनके ऊपर केस हो गया, पूछताछ हुई, उन्होंने बताया कि मुझसे पूछताछ हुई, 50 घंटे पूछताछ हुई। तो उस ऑफिसर ने जाते समय कहा कि राहुल गांधी जी, आप ही मोदी को हरा सकते हो। तो राहुल गांधी ने खुद अपने श्रीमुख से उन्होंने बताया कि मैं क्यों हरा सकता हूं। तो उस ऑफिसर ने राहुल गांधी से कहा क्योंकि आप मोदी से डरते नहीं हो, इसलिए आप मोदी को आप ही हरा सकते हो। ये राहुल गांधी ने कल एक बात बताई मंच पर खड़े होकर। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि जो लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे थे, तो उनमें से कुछ लोग जो मारे डर के भारतीय जनता पार्टी में ईडी, आईडी, सीबीआई के जरिए के डर के कारण शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, उनमें से उन्होंने एक का जिक्र किया और कहा कि सोनिया गांधी मेरी मां से भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले एक डरे हुए नेता ने ये कहा और ये कहकर गए कि अगर आप तो जानती हैं, अगर वहां पर नहीं गए तो फिर क्या क्या हो सकता है। और उन्होंने कोडेड बात में बता रहा हूं राहुल गांधी की कि मैं इन लोगों से लड़ नहीं सकता हूं। ये उस नेता के बयान। और मैं आपको बता दूं, तमाम सारी अनौपचारिक बातचीत में मेरी जितनी नेताओं से बातचीत होती है, विपक्ष के नेताओं से, वो भी दबी जुबान में इस बात को स्वीकार करते हैं। और उनकी चुप्पी के पीछे का राज भी अनुज जी यही है कि वो एजेंसीज के छापों से, उनकी इंक्वायरीज से डरते हैं। आप उत्तर प्रदेश में ही उठाकर देख लीजिए, जहां हम और आप बैठे हैं। अखिलेश यादव जरा सा कोई प्रदर्शन करते हैं या जरा सा कोई मूव करते हैं या जरा सी बस अपनी रथ यात्रा धो पोछ कर बाहर खड़ी करते हैं, वैसे ही धप्प से आ जाता है कि आप जो है सम्मन आ गया है। या फिर रिवर फ्रंट मामले में किसी अफसर को तलब किया गया है, या रिवर फ्रंट मामले में फिर से जो है पूछताछ के लिए फलाने को बुलाया है। ये एक तरीके की राजनीति में संदेश होते हैं कि अगर आपने बहुत ज्यादा इधर उधर किया। और ईडी, आईडी, सीबीआई इन सब का इस्तेमाल आज से नहीं, बहुत पहले से होता आया है। इस क्लब में तो अखिलेश यादव कहते आए हैं कि हम बहुत पहले से शामिल हैं, कांग्रेस ने उनको इस क्लब में शामिल कराया था। लेकिन अब उस क्लब की गतिविधि जो है वो बहुत बेशर्मी के साथ बढ़ी है अनुज जी। अब आप ये देखिए कि जरा सा भी कहीं मूव होता है तो फिर खबर आ जाती है कि इनकम टैक्स का छापा, करीबियों के यहाँ छापा, उनके यहाँ छापा। तो अब ये सब चीजें खुलेआम होने लगी हैं। तो अब मांझी के ऊपर हम थे, तो मांझी भी अगर ये करेंगे तो बहुत ज्यादा हिम्मत लगेगी मांझी। मैं यही पूछ रहा था, मांझी पर आ रहा था कि 100% में से कितने प्रतिशत चांसेस है कि यहाँ पर मांझी कोई मूव करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इससे जनता क्लियर हो जाएगी। मैं जितना चंद्रकांत बिहार की डेस्क पर बहुत लंबे समय तक रहे हैं, मुझे लगता है 2.5-3-4 साल इन्होंने बिहार में बिताया है, तो चंद्रकांत को मुझसे ज्यादा अनुभव हो सकता है। लेकिन जितना मैंने अभी देखा है इस सिनेरियो में, अभी पिछले दिन जब हो रहा था खेला होगा, उससे पहले हो रहा था कि मांझी किधर जाएंगे, फ्लोर टेस्ट में इधर आएंगे कि उधर जाएंगे, लेकिन मांझी ने कहीं रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं। मांझी ने कहीं पर यह दिखाया नहीं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकते हैं या हमारी भी कोई अपनी व्यक्तिगत छवि है। उन्होंने ये कहा कि हम जो है एक रोटी में संतोष नहीं कर सकते, हमको और रोटी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम पीडब्ल्यूडी नहीं ले सकते, क्या हमारा लड़का चिकित्सा के लायक नहीं है। उन्होंने ये सब कहा, लेकिन कभी भी सामने आकर खड़े होकर दम ठोक कर खूंटा गाड़कर बात कहने की उनमें हिम्मत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और इनके जस्ट उलट पारस जो हैं, पारस जी, तो इनका जो इतिहास अभी तक का दिखता है, अपने भतीजे के साथ से पार्टी अलग कर लेना, और वो भी 6 सांसद जीते थे, 6 में से 5 को तोड़कर अपनी तरफ कर लेना, और इनके पास सिर्फ एक ही, चिराग पासवान के पास एक ही सांसद रह जाता है। तो मुझे मांझी से ज्यादा मजबूत पारस दिखाई देते हैं। उनकी जो राजनीति में क्रय शक्ति है वो भी ज्यादा मजबूत है। क्रय शक्ति से कहने का मतलब है कि बार्गेनिंग पावर जो है उनकी
मजबूत है। अगर वो तेजस्वी के साथ आएंगे तो भी मजबूत बार्गेनिंग पावर के साथ आएंगे कि अगर हम इतनी जीतेंगे, कितनी पर लड़ेंगे, कितनी पर दम दिखाएंगे, ठोकेंगे, कितनी पर दम ठोकेंगे। तो पारस मुझे लगता है कि अगर कोई छोड़ सकता है एनडीए का साथ तो वो डंके की चोट पर पारस छोड़ सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा छोड़ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार छोड़कर दिखा भी चुके हैं कि हाँ, नीतीश कुमार के आ जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन एनडीए का बिहार के भीतर छोड़ दिया था। तो अब अगर बिहार के भीतर इंडिया में पारस साथ चले जाएं या उपेंद्र कुशवाहा चले जाएं तो आगे आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। लेकिन मांझी पर मुझे डाउट